ये अब क्या कहेंगे, अब उनके आंकड़े किस तरीके से आते हैं मुझे नहीं पता है। चंदौली ज़िला एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला ज़िला है। चंदौली ज़िला उत्तर प्रदेश का ऑयल डिपो देने वाला ज़िला है। चंदौली ज़िला उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाला ज़िला है। चंदौली ज़िला देश को प्रधानमंत्री देने वाला ज़िला है। चंदौली ज़िला रक्षा मंत्री देने वाला ज़िला है। चंदौली ज़िला गृह मंत्री देने वाला ज़िला। अति पिछड़ा कैसे हो सकता है ये ज़िला? जिस ज़िले से हर पद पे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो ज़िला पिछड़ा कैसे हो सकता है? अब नेताओं के आंकड़े कैसे चलते मुझे नहीं पता है। अगर दलगत राजनीति और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाए तो आपके अनुसार क्षेत्र का सबसे अच्छा नेता कौन है? नेता, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन कर लिया आपने, क्योंकि मेरी नज़र में चंदौली में अभी नेता है ही नहीं कोई। जो चंदौली में जो लोग हैं वो राजनीतिक दल के मेंबर हैं। और नेता शब्द आज़ादी के समय गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ और सुभाष चंद्र बोस के साथ और मतलब ऐसे तमाम लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे नेता। बाकी यहाँ तो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक दलों के मेंबर हैं। राम मंदिर बनना शुरू हो गया तो क्या बीजेपी को इसका चुनावी लाभ मिलेगा? पहले भाई मंदिर बनना शुरू हो गया, अब राम को नाम को अगर कोई पार्टी इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन राम तो किसी नाम के मोहताज नहीं है। और जो राम का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। राम मंदिर का निर्माण अगर बीजेपी ये कहती है कि मैंने कराया है तो मैं इससे कहीं से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक कोर्ट का फैसला है। और शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जो गद्दावर नेता, बड़े नेता हैं, ये कहेंगे कि हमने किया है। अगर उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में है। अगर युवा शक्ति कार्य नहीं करेगी तो वो करेगी क्या? तो रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और इसे हर सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, इसको हर सरकार को अमल में लाना चाहिए। और रोज़गार में कहीं ना कहीं ये सरकार विफल रही है। पहले तो कोरोना काल में जो सरकार की व्यवस्था थी, जो भी सरकार होती, कोरोना काल में अगर अपनी जनता का आप मदद कर रहे हैं तो इसका ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार उस समय होती वो कुछ ना कुछ 19-20 व्यवस्था अपनी जनता के लिए करती, तो ये ढिढोरा पीटने वाला कार्य नहीं है। हाँ, कोरोना काल एक बुरा दौर हमारे देश के लिए बहुत बुरा दौर था, जिससे जो सरकारें जैसे भी लड़ी, ठीक है। अब अच्छा बुरा उसमें मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले मैं किसी कार्यों को नहीं, लेकिन इस चीज़ का उपलब्धि कि मैंने ये कर दिया, तो यहाँ कोरोना काल में मेरे हिसाब से बहुत बेटर कार्य नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स, और आज चंदौली टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में सैदराजा विधानसभा के सैदराजा नगर पंचायत सैदराजा के त्रिमुहानी पे है, और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा साथी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। हाँ भैया, अपना नाम बताएं। भैया, मेरा नाम सोनू सिंह इमिलिया, यहाँ लोकल में इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या चुनावी माहौल चल रहा है इस समय सैदराजा विधानसभा में? माहौल सबका अपना अपना है, सारे लोगों का माहौल अच्छा है। आप किसी भी प्रत्याशी से बात कीजिए, चाहे सपा के प्रत्याशी से, बसपा के प्रत्याशी से, इवन कांग्रेस जहाँ जो कहीं नहीं है उससे भी बात करेंगे तो उसका माहौल अच्छा है। आपके अनुसार किसका, अगर दलगत राजनीति और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाए तो आपके अनुसार क्षेत्र का सबसे अच्छा नेता कौन है? नेता, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन कर लिया आपने, क्योंकि मेरी नज़र में चंदौली में अभी नेता है ही नहीं कोई। जो चंदौली में जो लोग हैं वो राजनीतिक दल के मेंबर हैं। और नेता शब्द आज़ादी के समय गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ और सुभाष चंद्र बोस के साथ और मतलब ऐसे तमाम लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे नेता। बाकी यहाँ तो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक दलों के मेंबर हैं। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार बेरोजगारी महंगाई पर विफल रही है या आप संतुष्ट हैं सरकार की कार्यप्रणाली से? रोजगार मतलब उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर युवा शक्ति कार्य नहीं करेगी तो वो करेगी क्या?
तो रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और इसे हर सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, इसको हर सरकार को अमल में लाना चाहिए। और रोज़गार में कहीं न कहीं ये सरकार विफल रही है। तो क्या लगता है आपको, वर्तमान सरकार विफल रही है तो ये इनका जो चुनावी अभियान है इसको प्रभावित करेगा? जो युवा हैं, बेरोजगारी मुद्दा है आपके हिसाब से, तो चुनावी अभियान में ये बीजेपी के चुनाव अभियान को कहीं ना कहीं रोकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोजगार, विकास किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा है ही नहीं। ये तो एक लुभावना भाषण है। तो आपके हिसाब से राजनीतिक पार्टियों का क्या मुद्दा है? लूटना, अपनी पार्टी का फंड बड़ा करना, बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़कर। यहाँ तो राजनीतिक पार्टियों का कोई मुद्दा ही नहीं है। जीत गए, सरकार चलाएंगे, गद्दी पर बैठ के मलाई खाएंगे, चाहे जो भी सरकार है, सपा है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, गद्दी मिल रही उस दिन मलाई खाना शुरू। तो आज अगर आप बात करें तो फिलहाल में राम मंदिर का राम मंदिर बनना शुरू हो गया, तो क्या बीजेपी को इसका चुनावी लाभ मिलेगा? पहले भाई मंदिर बनना शुरू हो गया, अब नाम को अगर कोई पार्टी इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन राम तो किसी नाम के मोहताज नहीं है, और जो राम का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। अभी बीजेपी सरकार ने और राम की बात रही तो राम दिल में, मंदिर में तो उनके लिए है जो दिखावा करते हैं। दिल में राम को रखना चाहिए, राम मंदिर में रहने वाली चीज़ नहीं है। राम मंदिर का निर्माण शुरू करा पाना बीजेपी को इसको चुनावी फायदा मिलेगा? राम मंदिर का निर्माण अगर बीजेपी ये कहती है कि मैंने कराया है तो मैं इससे कहीं से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक कोर्ट का फैसला है। और शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जो गद्दावर नेता, बड़े नेता हैं, ये कहेंगे कि हमने किया है। अगर उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में है। 3 कृषि कानून जो अभी बीजेपी सरकार ने पहले लाए फिर उनको वापस लिए, तो आपको क्या लगता है ये किसानों को खुश करेगा? देखिए, जो भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो आम जनता से पूछ कर नहीं बनते। वो हमारे द्वारा चुने चंद लोग जाते हैं, लोकसभा के अंदर बैठते हैं और वो उसका फैसला लेते हैं, और उस फैसले को हम पूरी जनता का फैसला मान लें, ऐसा नहीं होता। और कृषि कानून बनाने से पहले किसानों से पूछना चाहिए था कि भाई ये आपके कानून बना रहा हूँ, फ़ायदा है या नुकसान है। वापस लिए तो भी जनता से नहीं पूछा, बनाए तो भी नहीं पूछा, लिए तो भी नहीं पूछा। तो ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनावी ड्रामा हो सकता है, नौटंकी हो सकती है। अब बनाने के पीछे भी नौटंकी होगी, वापस लेने के पीछे भी नौटंकी हो सकती है। अब इसको तो मैं कुछ खुल कर कह नहीं सकता, सरकार की इस पर सोच क्या है। आपके हिसाब से सैदराजा विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जो सभी जिलों की, सभी विधानसभाओं की, जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा की समस्या वो सैदराजा में है। वही हर विधानसभा में विकास का 2 ही पैमाना होता है, रोड, शिक्षा। शिक्षित रहेगा हिंदुस्तान तो अपने आप सरकार से सवाल कर लेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है। तो आप मानते हैं कि सड़क और शिक्षा के मामले में बीजेपी सरकार विफल रही है? मैं बीजेपी सरकार को विफल कह ही नहीं सकता। इससे पहले सपा सरकार रही है, इससे पहले बसपा सरकार रही है, और मैं पिछले 15 सालों से राजनीतिक सरकारों को बदलते देखा है। बसपा सरकार, सपा सरकार, भाजपा सरकार। तो शिक्षा तो 15-20 साल में भी नहीं आया, और इस बार भी नहीं आया, और आगे भी नहीं आएगा। चंदौली ज़िले पे एक अति पिछड़े का दाग लगा हुआ है, तो आपके हिसाब से ये दाग कब मिटेगा और कौन ऐसे नेता हैं जो इस दाग को मिटाने की क्षमता रखते हैं? देखिए, चंदौली जिला को जो अति पिछड़ा कहता है वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। पहले तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के द्वारा कहा गया है। ये अब क्या कहेंगे, उनके आंकड़े किस तरीके से आते हैं मुझे नहीं पता है। चंदौली जिला एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला जिला है। चंदौली जिला उत्तर प्रदेश का ऑयल डिपो देने वाला जिला है। चंदौली जिला उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाला जिला है। चंदौली जिला देश को प्रधानमंत्री देने वाला जिला है। चंदौली जिला रक्षा मंत्री देने वाला जिला है। चंदौली जिला गृह मंत्री देने वाला जिला। अति पिछड़ा कैसे हो सकता है ये जिला? जिस जिले से हर पद पे, बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो जिला पिछड़ा कैसे हो सकता है? अब नेताओं के आंकड़े कैसे चलते हैं मुझे नहीं पता है। और अखिलेश यादव इन तीनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन तीनों में किसके
शासनकाल में आप कानून व्यवस्था को सबसे बेहतर मानते हैं? मायावती। मायावती का कानून व्यवस्था सबसे बेहतर थी। जी। और अगर बात की जाए कि कोरोना काल अभी आया था और सरकार ने अपने तरफ से जो भी सरकार की तरफ से अपने क्षमता अनुसार इंतजाम किए गए थे कोरोना से आम जनता के दुखों को दूर करने के लिए, तो आप इससे क्या मानते हैं कि सरकार अपने प्रयास में सफल रही या विफल रही? देखिए, पहले तो कोरोना काल में जो सरकार की व्यवस्था थी, जो भी सरकार होती, कोरोना काल में अगर अपनी जनता का आप मदद कर रहे हैं तो इसका ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार उस समय होती वो कुछ ना कुछ 19-20 व्यवस्था अपनी जनता के लिए करती, तो ये ढिढोरा पीटने वाला कार्य नहीं है। हाँ, कोरोना काल एक बुरा दौर हमारे देश के लिए बहुत बुरा दौर था, जिससे जो सरकारें जैसे भी लड़ी, ठीक है, अब अच्छा बुरा उसमें मैं कह नहीं सकता क्योंकि इससे पहले मैं किसी कार्यों को नहीं, लेकिन इस चीज़ का उपलब्धि कि मैंने ये कर दिया, तो यहाँ कोरोना काल में मेरे हिसाब से बहुत बेटर कार्य नहीं रहा है। भले नेता बोल दें कि हमने बहुत किया, ये किया, फ्री देकर फ्री देकर तो लोगों को अपंग बनाया जा रहा है। तो आपके अनुसार से सरकार जो कोरोना काल में मुफ्त राशन दे रही है वो उचित नहीं है? कोरोना काल में जो राशन मिला, जो जिस समय मार्केट बंद किया गया और जिस समय कोरोना का जो पीक दौर था, अगर उस समय हेल्प पहुंची, अगर घर घर पहुंचाई गई तो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को आप चुनावी अभियान से जोड़ दें, ये मुझे नहीं लगता कहीं का सही है। और आप सरकार ने कहा है कि होली तक हम फ्री राशन देंगे। होली तक, उसके बाद चुनाव का नतीजा खत्म हो जाएगा, चुनावी मुद्दे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो सरकार बन जाएगी। 5 साल जिसकी सरकार आएगी वो सरकार क्रीम खाएगी ना, जितना दिए उतना ले लेगी। अभी कल आम बजट आया है, आम बजट में ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, इस पे आपका क्या कहना है? भैया, आम बजट के बारे में तो मैं कुछ जानूंगा क्योंकि मैं टीवी देखना 5 साल पहले बंद कर दिया, तो आम बजट के बारे में तो बहुत ज़्यादा मुझे अभी नॉलेज नहीं है। हाँ, 2 दिन बाद मैं पढ़ूंगा, बासी न्यूज़ में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पुराना न्यूज़ हो जाता है, कुछ जनता के बीच से आ जाता है और उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उस पर अपना प्रतिक्रिया देता हूँ। आपने टीवी देखना क्यों बंद किया? टीवी देखना, न्यूज़ चैनल का गिरता हुआ स्तर, न्यूज़ चैनलों का गिरता हुआ स्तर देख कर टीवी देखना बंद कर दिया।